हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था पिछली क्लास में एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारा जो नया चैप्टर चलेगा वह है विनिर्माण उद्योग, ठीक है। पिछली क्लास में हम कृषि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगला चैप्टर है हमारा विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग, ठीक है। विनिर्माण उद्योग, देखिए बेटा, विनिर्माण उद्योग, सबसे पहले हमें विनिर्माण की डेफिनेशन समझनी होगी। विनिर्माण क्या है, ठीक है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदल करके, कच्चे माल को मूल्यवान मात्रा या मूल्यवान उत्पाद में या बहुमूल्य उत्पाद में बदल करके बड़ी मात्रा में उन वस्तुओं का जो उत्पादन किया जाता है वही क्या कहलाता है, विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है, ठीक है। कच्चे माल को, देखिए, कच्चे माल को या कच्चे पदार्थ को महंगे उत्पाद या बहुमूल्य उत्पाद में बदलकर वस्तुओं का अधिक मात्रा में, ठीक है, महंगे उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में उत्पादन करना, अधिक मात्रा में उत्पादन करना, ठीक है। कच्चे माल को महंगे उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है, ठीक है। विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण कहलाता है, ठीक है। विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। कच्चे माल को महंगे उत्पाद में बदल करके उनका अधिक मात्रा में उत्पादन करना ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि कागज़ की लकड़ी से, ठीक है, कागज़ से लकड़ी, ठीक है, कागज़ उससे पेड़ के पत्तों से कागज़, ठीक है, और इससे चीनी किससे बनाई जाती है, गन्ने से, ठीक है। तो गन्ने से चीनी का उत्पादन करना, फिर लोहा अयस्क से लोहा इस्पात का निर्माण करना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम में परिवर्तित करना, ये सब विनिर्माण के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे किससे, लोहा इस्पात जो कि किससे बनाया जाता है, लोहा अयस्क से, ठीक है। लोहा अयस्क को इस्पात में बदला जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे गन्ना है, ठीक है, गन्ना से क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है, ठीक है। और कपास से क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हैं, इनको कच्चे पदार्थ को महंगे उत्पाद में बदल करके उनका अधिक मात्रा में उत्पादन करना, वही क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जो द्वितीय कार्य में लगे हुए व्यक्ति होते हैं, ठीक है, ये तो प्राथमिक व्यवसाय जो कि कृषि पशुपालन ये करते हैं, ठीक है, वो प्राथमिक व्यवसाय होता है। और द्वितीय व्यवसाय में लगे व्यक्ति क्या करते हैं, कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में बदल करके क्या करते हैं, परिष्कृत वस्तुओं में बदलते हैं, मतलब उत्पादित माल, ठीक है। कच्चे माल को बदलने की जो क्रिया होती है, उनको बदलने का जो कार्य करते हैं या परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, वो द्वितीय कार्य में आते हैं, ठीक है। जैसे स्टील है, कार है, कपड़ा उद्योग है, बेकरी है, आदि पेय पदार्थ हैं, इन सभी से संबंधित उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक वो किस में आते हैं, द्वितीय कार्य में आते हैं,
ठीक है, द्वितीयक कार्य, ठीक है, या फिर द्वितीयक व्यवसाय। और प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, पशुपालन ये करने वाले, मत्स्य पालन करने वाले, ठीक है, वो क्या आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं, ठीक है। जबकि द्वितीयक व्यवसाय में जो क्या करते हैं, कपड़ा उद्योग में बेकरी, रासायनिक पदार्थों से संबंधित, पेय पदार्थों से संबंधित उन उद्योगों में जो कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं वो द्वितीयक वर्ग में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है बेटा, जैसे किसी देश की आर्थिक उन्नति, ठीक है, आर्थिक उन्नति को हम देखते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो आर्थिक उन्नति किसी देश की वो भी क्या है, इसी विनिर्माण उद्योगों के विकास पर मापी जाती है, ठीक है। जैसे जैसे उद्योगों का डेवलपमेंट होगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा देश वहाँ की क्या होगा, उद्योग धंधों में विकसित होगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब देखिए इनका महत्व देख लेते हैं, विनिर्माण का महत्व क्या क्या है। जैसे महत्व है विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण का महत्व है, क्या क्या महत्व है इसके। महत्व है देखें, जो कि उद्योग सामान्यतः विकास एवं आर्थिक विकास की रीढ़ होती है। आपको पता होगा विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, किसी क्षेत्र का विकास या किसी राष्ट्र या किसी देश का विकास करने एवं उसकी आर्थिक विकास की रीढ़ मानी जाती है विनिर्माण उद्योगों को, ठीक है। अब क्यों मानी जाती है, क्या कारण है, क्योंकि विनिर्माण उद्योग केवल कृषि के आधुनिकीकरण में ही सहायक नहीं है, लेकिन ये क्या है, द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करा करके कृषि पर हमारी निर्भरता को भी कम करते हैं, ठीक है। विनिर्माण उद्योग केवल कृषि के आधुनिकीकरण में ही सहायक नहीं है, इसके अलावा यह द्वितीयक कार्य और तृतीयक कार्यकलाप में या तृतीयक सेवाओं में जो रोजगार उपलब्ध होते हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध करा करके क्या करते हैं, उनसे या लोगों को कृषि पर से निर्भरता को कम करते हैं, ठीक है। रोजगार के नए अवसर सृजित करते हैं, नए अवसर देते हैं विनिर्माण उद्योग, ठीक है। तथा देश में औद्योगिक बेरोजगारी होती है। औद्योगिक विकास क्या करता है, औद्योगिक विकास उद्योगों का डेवलपमेंट होने से बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन क्या होता है, इसके कारण से होता है। बेरोजगारी दूर होती है तथा गरीबी का भी उन्मूलन होता है, ठीक है। लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं तथा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के एवं संयुक्त क्षेत्र में जो उद्योग लगे हुए हैं वो क्या है, इसी आधार पर आधारित है, विनिर्माण के उद्योगों के, ठीक है। जो विनिर्माण उद्योग किए हैं, ठीक है, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र के और संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग लगे हुए हैं, उन उद्योगों का क्या महत्व है, बेरोजगारी को दूर करना, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके तथा गरीबी का उन्मूलन हो सके, ठीक है। इसी के कारण से उनका उद्योगों की स्थापना की जाती है तथा जनजातीय क्षेत्रों में और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है, वहाँ की क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, ठीक है। किसी एक डेवलपमेंट एरिया से जब हम देखते हैं कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र, जैसे जनजातीय कोई क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर क्या किए जाते हैं, सरकार के द्वारा वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जाती है। और औद्योगिक इकाइयाँ जहाँ पर स्थापित होती है उस स्थान पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, सभी प्रकार की वस्तुएं या सभी प्रकार की आवश्यकता पूर्ति वहाँ पर धीरे धीरे होने लगती है। जिस स्थान पर उद्योग स्थापित होते हैं तो लोगों की अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होती है। कैसे होती है कि वहाँ पर मजदूरी करने वाले श्रमिकों को वेतन मिलता है, उसके तुलना अपेक्षा में वो क्या करते हैं, अपना भरण पोषण आसानी से कर लेते हैं और उनकी आवश्यकता पूर्ति की सभी वस्तुएं, जैसे परचून की दुकान है या फिर और भी कोई परिवहन के साधन है, परिवहन आवागमन के साधन, इन सभी का विकास उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए विद्यालय, कॉलेज, ये सब क्या हो धीरे धीरे उन औद्योगिक नगरों के समीप क्या होते हैं, बसने लगते हैं, बनने लगते हैं, उनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक औद्योगिक शहर नगरीकरण में बदल जाता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े नगरों के साथ जो उद्योग बसे होते हैं या उद्योग लगे हुए होते हैं, उनसे क्या होता है, उन नगरों में से जो लोग रहते हैं उनको रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तथा उसी के साथ साथ
उद्योगों वाले उद्योग मालिक को क्या हो जाते हैं, सस्ती दर पर श्रमिक भी प्राप्त हो जाते हैं। तो दोनों को ही फायदा होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक है। फिर है निर्मित वस्तुओं का निर्यात, जो कि क्या है, वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है। ठीक है। उसकी अपेक्षा में क्या मिलता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्त होती है। ठीक है। मतलब जो निर्मित वस्तुएं हैं, उद्योगों में जो वस्तुओं का निर्माण होता है, उनका निर्यात करने से क्या होता है, वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है और उसकी अपेक्षा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है। जितना व्यापार अधिक होगा उतना ही निर्यात बढ़ेगा, और निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा भी उतनी ही प्राप्त होगी। ठीक है। इसी के साथ देश का विकास भी क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात विकास होगा, आर्थिक दृष्टि से देश क्या होगा, सुदृढ़ होगा, और कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदल करके क्या कर देंगे, देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है। तथा देश का विकास विविध एवं शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित होगा। ठीक है। आगे इसके बाद में है कृषि और उद्योग। ठीक है। जिस प्रकार से औद्योगिकरण, ठीक है, जिस प्रकार से उद्योग और नगर दोनों एक दूसरे के पूरक है, उसी प्रकार से कृषि और उद्योग दोनों ये दूसरे भी क्या हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, ये भी क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे भारत में कृषि पर आधारित कई उद्योग हैं। कृषि की अगर पैदावार अधिक होगी, ठीक है, तो वहाँ पर उद्योगों को अधिक मात्रा में कच्चा माल प्राप्त होगा। ठीक है। और दूसरा, उद्योगों को क्या होगा, कच्चा माल अधिक प्राप्त होगा, किससे, कृषि से। दूसरा, कृषि करने के लिए किसानों को क्या चाहिए, सर्वाधिक मात्रा में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग। तो आधुनिक तकनीकी किससे प्राप्त होगी, उद्योगों से। वहाँ से बने हुए पंप, जैसे सिंचाई के लिए पंप है, उर्वरक कीटनाशक दवाइयाँ हैं, प्लास्टिक पाइप हैं, मशीनें हैं। ठीक है। ये सब क्या होंगी, उद्योगों से प्राप्त होगी, और वहाँ से प्राप्त करके किसान क्या करेगा, भूमि में सर्वाधिक उर्वरता, उपजाऊ को बढ़ाएगा, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा और अधिक उत्पादन होगा। तो वहाँ से उत्पाद होने वाला या किसानों के द्वारा उत्पादित माल क्या होगा, जैसे कि गन्ना है, कपास है, तो इन पर आधारित उद्योगों को कच्चा माल अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो कृषि पर उद्योग आधारित है और उद्योगों पर कृषि भी आधारित है। तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक है। आगे, आज वैश्वीकरण का जो युग है उसमें क्या हो रहा है, वैश्वीकरण की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, पिछली क्लास में भी। वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है। और आज का जो युग है, आज के युग में या आज के वैश्वीकरण के जो युग है, उसमें उद्योगों को बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। और बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा करना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है। एक दूसरे देश में क्या हो रहा है, आपस में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उद्योगों की होड़ लगी हुई है। ठीक है। उनको सक्षम बनाने की होड़ बनी हुई है, जिनकी गुणवत्ता अधिक होगी। जिस राष्ट्र में औद्योगिक गुणवत्ता, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही क्या होगा, अच्छी बेहतरीन कार्य करेंगे, अच्छे तरीके से उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उद्योगों में अधिक उत्पाद होगा, अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित होंगे, तो वहाँ पर अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में क्या है, वैश्वीकरण या वैश्विक स्तर पर उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी एवं सक्षम होने की भी आवश्यकता है। ठीक है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है कि आत्मनिर्भर हो गए, अब हमारे पास सभी उद्योग हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, यहाँ तक नहीं, अपितु उनकी गुणवत्ता को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए, मापा जा सके। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी काफ़ी गुणवत्ता भी होनी चाहिए, और जिससे वो क्या कर सकें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है। और जब गुणवत्ता अच्छी होगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होगी, उसकी प्रतिस्पर्धा होगी, और दूसरे देश में होने वाले उत्पाद से अधिक मात्रा में क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा, अपेक्षाकृत लाभ अधिक होगा। ठीक है। आगे है, देखिए बेटा आगे नेक्स्ट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। उद्योगों का योगदान। ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। देखिए बेटा, पिछले 2 दशकों की अगर बात करें तो पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें विनिर्माण उद्योग का जो योगदान है, ठीक है, वो 27% में से 27% में से कितना है, विनिर्माण उद्योग का केवल 17% ही है। ठीक है, 17% तो विनिर्माण उद्योग का है। ठीक है, पिछले 2 दशक की बात करें तो पिछले 2 दशक में जो सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का 27% में से 17% योगदान है। ठीक है, तथा शेष 10% योगदान 10% योगदान किसका है, खनिज खनन का, खनिज खनन, गैस, ठीक है, खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है, विद्युत ऊर्जा का योगदान है। ठीक है, जबकि हम भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों की बात करते हैं, अन्य पूर्वी एशियाई देशों की बात करते हैं, ठीक है, अन्य पूर्वी एशियाई देशों में भारत की अपेक्षा है जो जीडीपी का में योगदान है विनिर्माण उद्योगों का, वह लगभग कितना है, 25 से 35% योगदान है जीडीपी में। ठीक है, भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में जो विनिर्माण उद्योग का योगदान है 25 से 35% तक है। ठीक है, पिछले 1 दशक से विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र में भारत में लगभग प्रतिवर्ष कितनी बढ़ोतरी हुई है, 7% की बढ़ोतरी हुई है प्रतिवर्ष। ठीक है, और यह बढ़ोतरी की दर अगले 1 दशक तक कितनी मानी गई है, अपेक्षित है 12% अधिक मानी जाती है। ठीक है, इसी के साथ 2003 की बात करें हम, 2003 में जो विनिर्माण क्षेत्र में विकास था, यह विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% की दर से हुआ था। विनिर्माण क्षेत्र का विकास 2003 में कितना, 9 से 10% की दर से प्रतिवर्ष, 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, इन सभी उपयुक्त सरकारी नीतियों एवं औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों के कारण से, उपयुक्त सरकारी नीतियों एवं औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में क्या कर लेगा, अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। ठीक है, अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। अब इसी के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना भी की गई है। ठीक है, किसकी, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। ठीक है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी 25 अक्टूबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को क्या दी, मंजूरी दी। ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दी। ठीक है, जिसके तहत इस नई नीति में अगले 10 साल में, ठीक है, अगले 10 साल में क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ा करके कितनी कर दी, 25% तक। ठीक, 25%, जो कि क्या है 2020 तक
क्या होगी, 10 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य इसमें सृजित किया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसमें, जो नई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति है, ठीक है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उसके अंतर्गत 2020 तक क्या किया गया है, विनिर्माण क्षेत्र में 25% हिस्सेदारी को क्या किया गया है, 25% हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है, ठीक है, बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कितने लोगों को रोजगार देने की बात की गई है, 10 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसके बाद में है औद्योगिक अवस्थिति, उद्योगों की अवस्थिति। देखिए बेटा, औद्योगिक अवस्थिति, औद्योगिक अवस्थिति, ठीक है। औद्योगिक अवस्थिति या उद्योगों की स्थापना करना बेटा बहुत ही कठिन कार्य होता है। अब उद्योगों की स्थापना ये तो है नहीं कि कहीं भी कर दें, ठीक है, इनकी स्थापना करने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं देखनी ज़रूरी होती है। इनकी स्थापना करने से पहले, इनकी स्थापना करने के लिए या उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल भौगोलिक कारक, ठीक है, या अनुकूल कारकों को देख करके कि कौन कौन से मापदंड वहाँ पर आवश्यक है और वह किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो उद्योगों की स्थापना करने से पहले वहाँ पर उनको प्राप्त होने वाले कच्चे माल, ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिकों की उपलब्धता, शक्ति के साधन, बाजार आदि की उपलब्धता क्या करती है, ये सभी उद्योगों को प्रभावित करती है। तो इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, उद्योगों को स्थापित किया जाता है। और यह भी नहीं है कि एक ही स्थान पर ये सभी कारक आसानी से प्राप्त हो सकते हैं या फिर सभी कारक एक स्थान पर पाए जा सकते हैं, यह बिल्कुल ही संभव नहीं है, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए केवल वही स्थान सबसे अधिक उपयुक्त होता है जहाँ पर ये कारक उपलब्ध हों, ठीक है। और ये कारक जहाँ पर उपलब्ध है वहाँ पर क्या है, वे इन उद्योगों के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते हैं, ठीक है। तो औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ साथ ही क्या होता है, नगरीकरण प्रारंभ होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि औद्योगिक क्रिया होती है वहाँ पर नगरीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। अर्थात नगरीकरण और औद्योगिकीकरण एक दूसरे के विपरीत न होकर के एक दूसरे के पूरक भी माने जा सकते हैं, कि जिस स्थान पर जो स्थान पिछड़ा हुआ है या अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, या जनजातीय क्षेत्र है या पिछड़ा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में अगर उद्योगों की स्थापना कर दी जाती है तो धीरे धीरे वह क्या है, वह एक औद्योगिक नगर के रूप में उनका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, और उनका एक पिछड़े हुए क्षेत्र से नगरीकरण में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से एक नगरीय क्षेत्रों के समीप जब उद्योगों की स्थापना हो जाती है तो वहाँ पर निवास करने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो जाते हैं और इस प्रकार से वह नगरीकृत क्षेत्र भी क्या हो जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि कोई क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, अब उन औद्योगिक क्षेत्रों को कभी कभी शहरों के निकट लगाया जाता है। अब क्यों, क्या कारण है, क्यों लगाया जाता है? उनको लगाने का कारण कि औद्योगिकरण के साथ साथ नगरीकरण चलता है, उसमें नए नए उद्योगों को क्या होता है, बाजार सेवाएं, ठीक है, बाजार सेवाओं में जैसे बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, श्रमिक सुविधाएं हैं एवं वित्तीय सलाह की सभी प्रकार की सुविधाएं क्या होती है, नगरों में आसानी से प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थितियों को सभी को देख करके क्या होता है, कई प्रकार से उद्योग क्या हैं, नगरों के समीप भी बसे हुए हैं, ठीक है। और अधिकांशतः आपने देखा होगा कि अधिकांश उद्योग क्या हैं, नगरों के समीप ही बसे हुए हैं, ठीक है। कारण नगरों के समीप बसने का कि उनको सभी प्रकार की क्या है, सुविधाएं वहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। बैंकिंग संबंधी, बीमा संबंधी, परिवहन, श्रमिक एवं वित्तीय सलाह है, ठीक है। और नगर केंद्रों द्वारा दी जाने वाले इन सुविधाओं से लाभान्वित होकर कई बार बहुत से उद्योग क्या हो जाते हैं, नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, ठीक है। जब एक ही स्थान पर नगरों के समीप बहुत सारे उद्योग केंद्रित हो जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के उद्योग केंद्रित हो जाने से उसको क्या कहा जाता है, समूहन बचत कहा जाता है, ठीक है।
जहाँ पर उद्योगों के समीप एक ही स्थान पर बहुत सारे उद्योग केंद्रित हो जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, समूहन बचत कहलाता है। ठीक है, अर्थात धीरे धीरे उस स्थान पर क्या हो जाता है, एक बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। ठीक है, नगर के समीप एक बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले अधिकांशतः विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ क्षेत्रों में, मतलब दूर दूर के क्षेत्रों में या दूर दूर के देशों में व्यापार पर आधारित था, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, दूर दूर के क्षेत्रों पर या दूर दूर के शहरों में क्या था, विनिर्माण उद्योग स्थापित थे। इसी के परिणाम स्वरूप एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा और दूसरा एक कृषि पृष्ठ प्रदेश के रूप में घिरा हुआ था। ठीक है, यही कारण था दूर दूर नगर स्थापित होने का कि एक स्थान पर तो औद्योगिक नगर का विकास हो गया और दूसरी तरफ कृषि पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में उद्योग और बाजारों के बीच में संबंध किस प्रकार से है। ठीक है, उद्योग और बाजार संबंध, उद्योग बाजार संबंध। देखिए बेटा, उद्योग बाजार संबंध जैसे कि निवेश होता है। अब निवेश कहाँ पर किया जाएगा, कच्चे माल तथा अथवा उसके घटक का। ठीक है, कच्चा माल का। ठीक है, कच्चा माल या उस कच्चे माल से संबंधित घटक का निवेश किया जाता है। अब उत्पादक घटक कौन कौन से हैं, इनके उत्पादन के घटक जैसे भूमि है। ठीक है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, ये सब क्या है, निवेश के घटक हैं, उत्पादन के घटक हैं। ठीक है, उत्पादन के घटक हैं। ठीक है, निवेश किस पर आधारित है, कच्चे माल पर अथवा उसके घटक पर, और इस कच्चे माल के उत्पादन के घटक क्या हैं, भूमि, श्रम, पूंजी। ठीक है, अब इनका किसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से, इनका परिवहन के माध्यम से कारखानों तक। ठीक है, इनको परिवहन के साधनों के माध्यम से कारखानों तक पहुंचाया जाता है, कच्चे माल को। ठीक है, कारखाना तक पहुंचाया जाता है, कारखाना या उद्योग तक पहुंचाया जाता है। कहाँ से, भूमि से प्राप्त कच्चा माल, उसका निवेश हो रहा है, परिवहन के साधनों के माध्यम से कारखानों तक पहुंचाया जाता है। फिर कारखानों से तैयार माल, ठीक है, यहाँ से तैयार माल या फिर कहें उत्पाद। ठीक है, तैयार माल या उत्पाद। ठीक है, इसको परिवहन के साधनों के माध्यम से, ठीक है, परिवहन के साधनों के माध्यम से क्या किया जाता है, बाजार तक पहुंचाया जाता है। परिवहन के साधनों के माध्यम से इन्हें बाजार तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, बाजार तक पहुंचाया जाता है। और बाजार से जब कारखानों से उत्पादित माल को परिवहन के साधनों से बाजार तक पहुंचाया जाता है तो बाजार से उनके बदले में, उनके एवज में क्या प्राप्त होती है, पूंजी। ठीक है, पैसा प्राप्त होता है और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की वस्तुएं वहाँ पर कारखाने से तैयार होकर के माल, निर्मित माल बाजार तक पहुँचता है और उसके बदले में पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर उस पूंजी से वापस क्या होता है, निवेश होता है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, फिर निवेश, अधिक मात्रा में निवेश होता है। तो इस प्रकार से इनका बाजार का, उद्योगों का बाजार से क्या है, संबंध बना हुआ है। ठीक है, उद्योगों का बाजार से संबंध है। ठीक है, तो यह एक प्रकार से आपस में एक चक्र इस प्रकार का घूमता रहता है। किसी उद्योगों की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम लागत, उत्पादन लागत को निर्धारित होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर उत्पादन की लागत कम होगी, ठीक है, उत्पादन की लागत यहाँ से, जैसे भूमि से प्राप्त कच्चा माल,
ठीक है। यहाँ से प्राप्त कच्चा माल क्या हो रहा है, कच्चा माल है, भूमि से कच्चा माल है, मजदूरी है तथा अन्य सभी जैसे परिवहन के साधनों पर खर्च है, ये सब कम मात्रा में होगा। तो कारखाना पर जो माल पक्के माल के रूप में, निर्मित माल के रूप में उत्पादित किया जा रहा है, फिर उस उत्पाद को परिवहन के साधनों से बाजार तक पहुंचाया जाएगा। इन सभी क्रियाओं में अगर लागत कम होगी तो यहाँ पर हमें बाजार में इसका मूल्य क्या होगा, उसकी तुलना में, कम लागत की तुलना में जो मूल्य मिलेगा उससे लाभ अधिक होगा। ठीक है। तो किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण न्यूनतम लागत पर होगा और उपभोक्ता को भी क्या होगा, निर्मित वस्तुएं सस्ती दर पर प्राप्त होगी। अगर लागत अधिक होगी तो उपभोक्ता को भी क्या होगा, वह सभी वस्तुएं महंगी प्राप्त होगी। ठीक है। तो सरकारी नीतियों एवं निपुण कुशल कारीगरों की उपलब्धता भी क्या करती है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। ठीक है। सरकारी नीतियां एवं कुशल कारीगरों के द्वारा, ठीक है, कुशल कारीगरों की उपलब्धता वो भी क्या करती है, इनको प्रभावित करती है। ठीक है। अब किस प्रकार से इनकी आदर्श अवस्थिति क्या है, उद्योगों की स्थापना के लिए इनकी आदर्श अवस्थिति। ठीक है। आदर्श अवस्थिति जैसे कि उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई एक्स स्थान, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत है, कच्चा माल प्राप्त करने की लागत। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि कोई उद्योग स्थापित है, अब यहाँ पर इस उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त करने की लागत कितनी आ रही है, ठीक है, उसको देखना होगा। फिर यहाँ पर उत्पादन की लागत, उत्पादन लागत को भी देखना होगा। ठीक है। इसी के साथ साथ उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, ठीक है, स्थापना का निर्णय, क्या यहाँ पर जो उद्योग स्थापित किया जा रहा है उसका निर्णय सही है या नहीं है। जो कारक उद्योगों की स्थापना के लिए जो कारक देख करके वहाँ पर उद्योग की स्थापना की जाती है, जैसे श्रमिक की उपलब्धता है, कच्चे माल की उपलब्धता है, पूंजी की है, शक्ति के साधन है, बाजार की उपलब्धता है, इन सभी को देख करके क्या वहाँ पर स्थापना का जो निर्णय लिया जा रहा है वो सही है या गलत है। ठीक है। फिर उसके उत्पादन की वितरण की लागत, ठीक है, वितरण की लागत। ठीक है। मतलब यहाँ से उद्योगों में उत्पादन की लागत, यहाँ पर जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी लागत कितनी आ रही है, कच्चे माल को लाने में कितनी लागत आ रही है, यहाँ पर कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कच्चे माल से कितनी दूर उद्योग स्थापित है। ठीक है। और फिर स्थापना का निर्णय, क्योंकि वहाँ पर कच्चे माल की देख करके, वहाँ के उत्पादन क्षमता को देख करके, पूंजी एवं शक्ति के साधनों एवं बाजार की उपलब्धता को देख करके यहाँ पर क्या यहाँ उद्योग स्थापित करना उचित है। इन सभी को देख करके यहाँ पर वितरण की लागत, क्या बाजार की समीपता है या नहीं है। ठीक है। बाजार समीप होंगे तो फिर वहाँ से क्या होगा, परिवर्तित माल को या उत्पादित माल को बाजारों तक पहुँचाने में आसानी होगी। तो इन सभी कारकों को देखते हुए, ठीक है, एक आदर्श अवस्थिति प्रदान करते हैं ये। ठीक है। ये सभी देख करके उद्योगों की स्थापना किया जाना सबसे उचित होता है। आगे है उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, उद्योगों का वर्गीकरण। बेटा हम अगली क्लास में उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।